शिक्षकों का ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज चर्चा करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम। ये क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आइए बताते हैं क्या है। पहले आता है इकोलॉजी। इकोलॉजी में हम कहते हैं हमारी पृथ्वी है। ये अगर पृथ्वी है तो इसका वायुमंडल भी होगा, और वायुमंडल और तो यहाँ ये अगर ये हमारी कहलाती पृथ्वी, ये इसके वायुमंडल है। जीव प्लस वातावरण, ये कहलाता है इकोलॉजी। तो इसमें जो जीव और वातावरण में एक परस्पर संबंध जो होता है, ये कहलाता है इकोलॉजी। इकोलॉजी के बाद आता है कि इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम, इसमें हमारा ये छोटे से लेकर बड़े तक हो सकता है। जैसे हम कहा जाए ये घास का मैदान या घास का, ये हमारे वन है, ये हमारे समुद्र या महासागर। तो इनमें जो घास और इनके जो वातावरण, इसमें जो पाए जाने वाले जो भी जीव जंतु हो, जो भी एनर्जी मिलती है, ये इसके अंतर्गत आते हैं। घास, इसी तरह वन, इसी तरह हमारे आते हैं समुद्र या जली, ये सब कहलाते हैं पारितंत्र। ये हमारा घास का हो गया, इसी प्रकार हमारा वन का हो गया, मरुस्थल का हो गया, और महासागरों का इनका पारिस्थितिकी तंत्र अलग अलग है। तो इनमें सिंगल इसका होता है। इकोलॉजी जो है सब समस्त का इनका है। जो जीवों का वातावरण और जीव और वातावरण के बीच इनका जो रिलेशन होता है, इसमें केवल इन्हीं का होता है। इनका अलग होगा घास का, वन का, समुद्र का, मरुस्थल का। तो अब आता है कि ठीक है, इकोसिस्टम ये कितने प्रकार का होता है। अब आइए चर्चा करते हैं इकोसिस्टम पर। आता है इकोसिस्टम। इको सिस्टम होता है हमारा, ये हमारा दो प्रकार का है। जैविक और अजैविक। ये हमारा जैविक हो गया और ये अजैविक। अब आते हैं, इस अजैविक भी दो प्रकार का होता है। अकार्बनिक और कार्बनिक। अब जैविक जो है, जैविक भी कई प्रकार का होता है, जिसके अंतर्गत आते हैं उत्पादक, फिर आता है उपभोक्ता, ये भी तीन प्रकार का होता है। फिर आता है अब घटक। तो हमने यहाँ जो चार्ट देख रहे हैं, ये अजैविक है, ये जैविक है। अब इनके भी जो आता है कार्बनिक और अकार्बनिक, इसमें आता है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ये तो इसके पार्ट हुए। लेकिन इकोसिस्टम जो होता है, ये भी दो प्रकार का होता है। जैसे ये दो प्रकार के भी होता है। एक होता है प्राकृतिक, एक होता है कृत्रिम। इसके अंतर्गत क्या आते हैं, नेचुरल में क्या क्या आएगा आप जानते हैं। इसके अंदर जंगल, या घास के मैदान,
या समुद्र या महासागर, चूंकि ये नेचर से मिल रहे हैं। अब इकोसिस्टम ये नेचर द्वारा बनाए जाते हैं, कुछ मानव निर्मित होते हैं। जैसे कहा जाए कि खेत हुआ, तालाब हुआ, तालाब या खेत जो है मनुष्य द्वारा ही बनाए जाते हैं। इसके बाद आता है चिड़ियाघर हुआ, मछली घर हुआ। तो इकोसिस्टम के बारे में हम कहाँ कर रहे हैं कि ये दो प्रकार का होता है, जैविक और अजैविक। जैविक में हमारा आता है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। इसके बाद अजैविक में कार्बनिक और अकार्बनिक। अब इकोसिस्टम में दो प्रकार का होता है, एक जो हमारा प्राकृतिक है जिसमें जंगल, समुद्र या जलीय जीव जो आते हैं, जल का जो होता है। दूसरा आता है जो कृत्रिम, ये होता है इसको मानव बनाता है, खेत, तालाब, चिड़ियाघर, मछली घर। अब चर्चा करते हैं कि इन सभी के अंतर्गत क्या आता है, कि कार्बनिक में क्या आएगा, अकार्बनिक क्या आएगा, जैविक, उत्पादक, ये सब क्या है इसमें अंदर आता है। अब आते हैं इसमें कार्बनिक। कार्बनिक में आता है हमारा वसा, प्रोटीन है, जो ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है, जैसे वसा, प्रोटीन, ये सब हमारे कार्बनिक के अंतर्गत आएंगे। अब आता है कार्बनिक में जैसे हमारा मृदा हुआ, तो ये मृदा वगैरह जो मिट्टी में होते हैं, जल हुआ, वायु हुआ, जल, वायु और हमारे जो खनिज, चट्टान, चाहे खनिज भी हो चाहे खनिज भी इसमें आते हैं, चट्टान भी इसमें आता है। तो यहाँ हम जो चर्चा किए थे कि कार्बनिक के अंतर्गत वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन जितने सब इसमें आते हैं। इसमें आ जाता है कार्बनिक में मृदा, जल, वायु, खनिज, चट्टान। अब आता है कि हमारा उत्पादक, उपभोक्ता, घटक। उत्पादक के अंतर्गत वो आते हैं जैसे हरे पौधे में, ये पौधे हमारे उत्पादक में आएंगे। इसी बार उपभोक्ता में कहीं कहीं दो प्रकार का है, तीन मानते हैं। वो कौन कौन से हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक प्रकार, यानी प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता जो है ये पौधों को खाकर एनर्जी प्राप्त करता है। ये हमारा जो होता है ये शाकाहारी होता है। दूसरा आता है द्वितीयक। द्वितीयक उपभोक्ता जो होता है ये शाकाहारी जंतुओं को खाकर, इसके अंदर मांसाहारी जंतु आते हैं। तो मांसाहारी जंतु जो है प्राथमिक उपभोक्ता के जंतुओं को खाकर द्वितीयक उपभोक्ता के जंतु जो हैं ये एनर्जी प्राप्त करते हैं। शाकाहारी, इसमें आता है हमारा मांसाहारी। और जो तृतीयक में जो द्वितीयक मांसाहारी को खाता है वो सब तृतीयक में आते हैं। कहीं कहीं उच्च में उच्च प्राथमिक आता है, कहीं कहीं इसको उच्च भी बोल देते हैं। तो उपभोक्ता ये हो गया। अब आता है अपघटक। अपघटक जो होता है वो ये सभी चीजों का जो है ये अपघटक, इसके अंदर ये अंतर्गत आते हैं। ये सभी को जो मरने के बाद जमीन पर बैक्टीरिया, कवक इसके अंदर आते हैं। और इन अपघटक को हम जो इसके अंतर्गत कवक जो बैक्टीरिया आते हैं इन्हें हम सफाई कर्मी भी कहते हैं, क्योंकि ये चाहे पौधे हों चाहे जंतु, इसमें इसके जितने जंतु जो हैं ये मरने के बाद यदि जमीन में गाड़ दिया जाए तो कुछ दिनों बाद या कुछ वर्षों बाद वो कवक या बैक्टीरिया इसको साफ कर जाते हैं। और वो साफ करने के बाद
ये फिर इसी में आ जाएगा, ये मिट्टी में मृदा में मिला देगा। तो ये एक प्रकार का जो साइकिल है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होता है, ए पॉइंट से स्टार्ट होता है और फिर वहीं आ जाता है। ये जो सर्किल है ये हमारे वातावरण को संतुलित करता है, इकोसिस्टम बनाए रखता है। अगर ऐसा न हो, इकोसिस्टम गड़बड़ा गया, यदि हमारे इकोसिस्टम में बहुत सारे जंगल हो गए तब भी दिक्कत है। उपभोक्ता में या इसमें द्वितीयक तृतीयक में बहुत जानवर हो गए, जो शेरों की संख्या ज्यादा आएगी तब भी इकोसिस्टम हमारा गड़बड़ होगा। तो इस प्रकार इको संतुलन के लिए एक दूसरे का भक्षण करते रहते हैं और हमारा इकोसिस्टम बनाए रखते हैं। अब आता है अपघटक। ये सारी चीजें हों और अपघटक कमी हो जाए या अपघटक ना हो तो हम देखेंगे कि न पौधे और ये सब सड़ेंगे नहीं। हमारे इस पृथ्वी पर लाखों लाशों का ढेर हो जाएगा। जो हमारे अगर लाशों का ढेर होगा तो हमारा वातावरण निश्चित पर्यावरण से संतुलन वो बिगड़ेगा। तमाम वायरस, बैक्टीरिया, ये सब नए प्रोडक्ट जो आजकल नए आ रहे हैं वायरस, ये सब अगर अपघटक नहीं होंगे तो ये निश्चित पैदा होंगे। तो ये अपघटक जो है इन सभी को सड़ाकर फिर पुनः उसी को ही लाए जहाँ कार्बनिक में चेंज कर देता है। तो ये नहीं है कि हम केवल जैविक से ही हमारा इकोसिस्टम हो, हमारा जैविक के साथ साथ अजैविक का भी उतना ही महत्व है। अब आते हैं कि चर्चा करेंगे कि खाद्य श्रृंखला क्या होता है और खाद्य श्रृंखला में उसका ऊर्जा का स्तर क्या होता है। आइए इस पर चर्चा करते हैं। अब यहाँ चर्चा करेंगे कि खाद्य श्रृंखला उत्पादक, फिर आता है प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। ये प्रथम श्रेणी हो गया, ये द्वितीय, ये तृतीय प्रकार, तृतीय श्रेणी। अब ये हो गया अपघटक। ये खाद्य श्रृंखला है। उत्पादक में हमारे आते हैं हरे पौधे, जो हरे पौधे को खाकर जो एनर्जी प्राप्त करते हैं वो आते हैं प्रथम श्रेणी में। तो प्रथम श्रेणी में जैसे हमारा आ गया बकरी हो गया, गाय हो गया, इन सभी को हमारा जो है ये हमारा हो गया शाकाहारी, ये हो गया मांसाहारी, लोमड़ी वगैरह हो गया या शेर हो गया। और इसमें आता है, तिथि में आता है सर्वाहारी, मनुष्य। क्योंकि ये एक चेन है जो हमारे इकोसिस्टम को बनाए रखता है। तो उत्पादक, यहाँ देखते हैं उत्पादक, इसको खाकर शाकाहारी प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता को एनर्जी मिलती है। इसमें उत्पादक को खाकर इस प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता को ऊर्जा प्राप्त होता है और प्रथम श्रेणी के को खाकर द्वितीय श्रेणी को ऊर्जा प्राप्त होता है। द्वितीय को तृतीय श्रेणी खाता है, वो द्वितीय श्रेणी को हमारा जो तृतीय श्रेणी खाता है तो उससे ऊर्जा प्राप्त करता है। इसके अंतर्गत शाकाहारी आते हैं, जैसे
बकरी वगैरह घास वगैरह खाते हैं। अभी शाकाहारी को मांसाहारी खाते हैं, जैसे लोमड़ी हुआ, लोमड़ी और शेर को हमारा सर्वाहारी या मनुष्य खाते हैं। मनुष्य को ये सभी चीजों को हमारा अभिटक बैक्टीरिया कवक खाता है। इसी को हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला। अब ये कहते खाद्य श्रृंखला जो है कैसे जो है ये इकोसिस्टम को बनाए रखता है। सपोज कीजिए यदि उत्पादक जो है 1000 है, वो भोक्ता है 100 और ये है 10, ये है 1, यानी हमारा जो है यहां से देखा जाए तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, घटते हुए क्रम में हो रहा है। यानी यहां देखा जाए ये प्रकार से हमारा जो पिरामिड बन रहा है ये इस तरह बन रहा है। तो इसमें यदि इसमें तो इकोसिस्टम हमारा कोई दिक्कत नहीं। अगर इसी को हम पलट दें, पलटने का मतलब यदि हमारा उत्पादक जो है 1 हो जाए, ये 10 हो, ये 100 हो, ये 1000 हो, तो जब उत्पादक रहेंगे नहीं तो भोक्ता कहाँ रहेगा, इनके आएगा, इन पे संतुलन रहेगा। तो ये एक सिस्टम बनेगा, ये इस तरह बनेगा। यानी उत्पादक यदि 1 हो जाए, प्रथम श्रेणी जो 10 आ जाए, ये 100 हो जाए, ये 1000 हो जाए, तो हमारा इकोसिस्टम जिसे बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, ये हमारा खतरे में आ जाएगा। इसमें जब ठीक है 1000 था, फिर उसको इन्होंने खाया, इसको ये श्रेणी जो है हमारा डिक्रीजिंग है। अगर ये उसको उल्टा कर दें तो इकोसिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। अब समस्या कहती है होता है कि इनमें जो एनर्जी होती है लगभग 10% होता है। जैसे यदि हम देखा जाए, आइए तुलना करते हैं इकोसिस्टम में प्राकृतिक और कृत्रिम में। प्राकृतिक में तालाब हुआ, कृत्रिम में हमारा घास का मैदान हुआ। तो इसमें भी पहले आएगा उत्पादक, फिर उपभोक्ता, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, फिर द्वितीय श्रेणी के, फिर ये तृतीय श्रेणी के। इसमें भी पहले आएगा उत्पादक, दूसरा आएगा प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, इसमें द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, फिर तृतीय श्रेणी के। तो तालाब जो होता है ये हमारा कृत्रिम होता है, और जबकि इसमें उत्पादक में पौधे आते हैं। पौधों को ये हमारा शाकाहारी खाता है, जो जंतु शाकाहारी को फिर मांसाहारी खाएगा, फिर सर्वाहारी खाएगा। इसी तरह इसमें शैवाल है, अगर तालाब का लेते हैं, फिर शाकाहारी मछलियां खाएंगी, छोटे मांसाहारी जीव खाएंगे, फिर बड़ी मछलियां। तो ये घास का, तालाब का, वन का, समुद्र का सबसे ज्यादा मैक्सिमम बहुत बड़ा होता है इकोसिस्टम। तो हर का इकोसिस्टम अलग होता है। इसकी एनर्जी में हम एनर्जी की बात करते हैं, तो एनर्जी की बात करते हैं तो लगभग 1/10 होता है। इसका ऊर्जा जो होता है 1/10। जैसे ये अगर हम लें 1000, तो इसकी 1/10 होगा 100 गुणे 1/10, 0 0 कट गया, ये 100 होगा। इसका 1/10
0 से 0 काटेंगे तो आएगा ये 10। इसका 1/10 करेंगे तो ये लगभग ये एनर्जी जो होता है 1/10 के उस फॉर्म में चलती है। और ये एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं और ये सिस्टम हमारा इकोसिस्टम बना रहता है। इसी का अगर जस्ट उलट दें तो हमारा चाहे तालाब का हो, चाहे घास का हो, चाहे समुद्र का, तुरंत इसका इकोसिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। अब आते हैं कि जैव विकास के प्रमाण, वो प्रमाण कौन कौन से हैं जिससे जैव विकास के बारे में हमें पता चलता है। जैव विकास के प्रमाण में पहला चीज आता है, अब चर्चा करते हैं तुलनात्मक आकृति तथा शारीरिकी से प्राप्त जो प्रमाण थे इनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जंतु एवं पादप जिनकी संरचना में विभिन्नताएं होती हैं, परंतु कुछ संरचना में या जीव पौधों में ऐसा होता है जिसमें समानताएं भी पाई जाती हैं। समानता 2 प्रकार की होती है, जिसका 1750 में वैज्ञानिक वफन ने ये प्रस्तुत किया था। पहला आता है समजात अंग। समजात अंग बारे में कहते हैं वह अंग जिनकी भौगोलिक संरचना व उनका उद्भव समान होता है किंतु अलग अलग कार्य के लिए अनुकूलित होते हैं। जैसे सील के फ्लीपर, पक्षी के अग्रपाद, चमगादड़ के पंख, घोड़े की टांग तथा मनुष्य के हाथ की मौलिक संरचना तो एक जैसी होती है, लेकिन सारे सबके कार्य अलग अलग होते हैं। जैसे घोड़े की टांग जो होता है दौड़ने के लिए होता है, सील के फ्लीपर जो होता है वो तैरने के काम आता है, पक्षी के अग्रपाद जो भी हो ये सब उड़ने के काम आते हैं, चमगादड़ के पंख हुए ये सब उड़ने के लिए होते हैं, मनुष्य का हाथ कुछ कार्य करने के लिए होते हैं। इनके कार्य तो जिसके मौलिक संरचना एक जैसी है लेकिन कार्य सबके अलग अलग हैं, इस प्रकार के इनको समजात अंग कहते हैं। अब दूसरा है संवृत्त अंग। अब दूसरा आता है संवृत्त अंग। ऐसे अंग जो देखने में तो समान होते हैं तथा समान कार्य करते हैं, परंतु इनकी संरचना व उद्भव समान नहीं होता है, यानी इनका कंस्ट्रक्शन जो है वो समान नहीं होता है, लेकिन कार्य जो एक ही, जैसे कीट के पंख, चमगादड़ के पंख इत्यादि। कार्य जो है एक ही है जो उड़ने के काम आता है, लेकिन उनकी जो संरचना है वो अलग अलग है, दोनों में डिफरेंस है। समजात अंग में मौलिक संरचना समान होती है, कार्य अलग होते हैं, जबकि समवृत्त में इसमें समान कार्य तो समान होता है लेकिन संरचना जो उनकी होती है वो समान नहीं होती। यही फर्क है। अक्सर पूछते हैं कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि समजात अंग और समवृत्त अंग में क्या अंतर है। जैव विकास का प्रमाण का ये पहला टॉपिक था। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर। अब चर्चा करते हैं कि दूसरा है संयोजक कड़ी के प्रमाण। दूसरा है संयोजक कड़ियों से प्राप्त प्रमाण। इसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे जीवों का वर्गीकरण करने पर कुछ जीव ऐसे मिलते हैं जिनके लक्षण एवं एक ही वर्ग के तथा शेष कुछ लक्षण दूसरे वर्ग के समान होते हैं। कुछ लक्षण जो समान लगभग उनके सेम पाए जाते हैं, जो जीव जातियों के 2 वर्गों के बीच की कड़ी मानी जाती है। इसका एक उदाहरण मान लें, पहले आप लोग जानते हैं वायरस या विषाणु। ये सजीव व निर्जीव दोनों के बीच की कड़ी मानी जाती है। इनमें सजीव व निर्जीव दोनों के लक्षण पाए जाते हैं विषाणु में। इसी प्रकार युगलीना है। युगलीना में
जंतु तथा पौधे दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। ये पादप के व जंतुओं के मध्य की कड़ी माना गया है इसमें। इसी तरह एक पक्षी था आर्कियोटेरिक्स, ये विलुप्त पक्षी है। ये सरीसृप व पक्षियों दोनों वर्गों के अंतर्गत आते हैं। ये दूसरा था। अब तीसरा आता है पूर्वजता या प्रत्यावर्तन से प्राप्त प्रमाण। अब चर्चा करते हैं। इसके अंतर्गत प्रायः कुछ ऐसे अंग या गुणों या लक्षणों से है जो किसी भी प्राणी या जीव में अचानक विकसित हो जाते हैं, जो बहुत पहले जीवों के पूर्वज में पाए जाते थे। जैसे मानव शिशु में कुछ पूंछ का अवशेष था, जो पूर्वजों का सीधा उदाहरण है। इसी प्रकार मानव शरीर पर लंबे घन बाल पाए जाते हैं। ये मानव या बंदरों के पूर्वजता के प्रमाण को जो है दर्शाता है। अब ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा था पूर्वजता। अब चौथा आते हैं। अब आते हैं चौथा, भ्रूण विज्ञान से प्रमाण। भ्रूण विज्ञान को जैव विकास का सर्वोत्तम प्रमाण कहा जाता है। किसी भी जीव के युग्मन से वयस्क बनने तक के परिवर्तन को जीव का व्यक्तवृत्त या वैशिष्ट विकास कहते हैं। जब किसी भी जीव के सारे पूर्वजों का इतिहास को जातिवृत्त कहते हैं। जैसे यदि हम लिया जाए मेढक के भ्रूण विकास में मछली के समान टैडपोल लाखों की अवस्था में आती है। इस प्रकार मनुष्य का भ्रूण विकास मां के गर्भ में 9 माह पूर्ण होता है। और इनका भ्रूण विकास के बारे में एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो जैव विकास की पुष्टि होती है। यह देखा गया है कि एक संघ के वर्ग समस्त जंतुओं के प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में कुछ समानताएं अवश्य दर्शाती हैं, लेकिन जब जैसे जैसे वो अवस्थाएं बढ़ती जाती हैं तो बाद की अवस्था में समानताएं कम हो जाती हैं। कार्डेटा संघ के जंतुओं में जैसे मछली, मुर्गी, सुअर, मनुष्य के भ्रूणीय अवस्थाओं में निरीक्षण में इस तथ्य की पुष्टि होती है। शुरू में एक जैसा होता है, लेकिन बाद में इनमें विभिन्नताएं आ जाती हैं। ये कहलाता है भ्रूण विज्ञान से प्रमाण। अब पांचवा जो आता है वो आता है अब पांचवें में आते हैं, इसे जैव भौगोलिक वितरण से प्राप्त प्रमाण आता है। इसके अंतर्गत जैसा हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर समस्त प्रकार की जीव भौगोलिक वितरण में भी जैव विकास के प्रमाण मिलते हैं। वैलेश नामक वैज्ञानिक ने पृथ्वी की सतह पर 6 परिमंडलों में विभाजित किया। इसके अनुसार पृथ्वी की सतह जीवों के भौगोलिक वितरण से जैव विकास की पुष्टि मिलती है। वितरण से जैव विकास का प्रमाण मिलता है। जैसे हमारे इसमें इसके अंतर्गत आता है फुफ्फुस मछली या डार्विन की फ्रिंजे इसके अंतर्गत आती हैं, जिसमें जैव भौगोलिक वितरण से इनके जैव विकास के प्रमाण को दर्शाता है या प्राप्त होता है। अब आते हैं हम छठवें पे, जीवों के अवशेषी अंगों के प्रमाण।
तो यहाँ पे चर्चा करेंगे कि जीव जंतु या प्राणियों के शरीर में कुछ अंग पाए जाते हैं जिनका विशेष कार्य नहीं होता, फिर भी उनकी उत्पत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है। इस प्रकार के अंग हमारे अवशेषीय अंग कहलाते हैं जिनका कोई कार्य नहीं होता। ये एक्स्ट्रा या अनावश्यक शरीर में रहते हैं। जैसे पहले आता है मनुष्य में पाया जाता है निमेषक पटल, और पहले मनुष्यों में जो है पुच्छ कसूरकाएं या पूंछ पाई जाती थी जो धीरे अब विलुप्त हो गई। तीसरी है अकल दाढ़, ये जो है 17 वर्ष बाद मनुष्यों में निकलता है। चौथा है शरीर पे बाल, ये सब उनका कोई शरीर पे बाल टेम्परेचर के लिए होता है, कवर करने के लिए होता है। यदि हम शरीर पे कपड़ा डाल देते हैं तो इसका भी कोई यूज नहीं होता है। ये सब जो है ये अवशेषीय अंग हैं जिनका कोई विशेष कार्य नहीं होता शरीर पर। इसी तरह हम आते हैं अब 7वां हमारा आता है कि जीवाश्म विज्ञान से प्राप्त प्रमाण। अब हम चर्चा करेंगे जीवाश्म विज्ञान से प्राप्त प्रमाण। वह क्षेत्र जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है वो जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। आदिकाल या वर्तमान काल में लाखों करोड़ वर्ष पहले जीव जंतु पौधे जमीन या चट्टानों के बीच दबे हुए थे, उन्हें जीवाश्म कहते हैं। 1800 में क्यूविड नामक वैज्ञानिक ने जीवाश्म विज्ञान की स्थापना की थी। जीवाश्म विज्ञान का यदि हम अध्ययन करें तो इससे जैव विकास के पूर्व ज्ञान होता है। ये भी ये जैव विकास के प्रमाण का प्रमुख तत्व है। इस प्रकार हमने जैसे पहले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि जैव विकास के बारे में, फिर लैमार्कवाद, डार्विनवाद, उत्परिवर्तनवाद, फिर हमने यहाँ चर्चा किया जैव विकास के प्रमाण, कौन कौन से प्रमाण पाए जाते हैं। इसके बारे में हमने बताया कि पहला 6 या 7 प्रकार जो भी प्रमाण हमने बताया। अब हम अपने अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। और आप सभी प्रशिक्षुओं का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। जैसा हमने पिछली कक्षाओं में चर्चा किया था कि जैव विकास क्या होता है, लैमार्कवाद क्या था, डार्विनवाद क्या है, इसके बाद उत्परिवर्तनवाद क्या है, इन सभी चर्चा किया था। अब आते हैं कि जैव विकास के प्रमाण, वो प्रमाण कौन कौन से हैं जिससे जैव विकास के बारे में हमें पता चलता है। जैव विकास के प्रमाण में पहला चीज आता है जो प्रमाण में प्राप्त हुए हैं उनके बारे में अब चर्चा करते हैं। दूसरा है कहलाता है हमारा दूसरा आता है संयोजक कड़ी के प्रमाण। अब आता है तीसरा पूर्वजता या प्रत्यावर्तन से प्राप्त प्रमाण। चौथा हमारा आता है
भ्रूण विज्ञान से प्रमाण। अब आते हैं 5वें टॉपिक पर। पांचवा जैव भौगोलिक वितरण से जो प्राप्त होता है प्रमाण। अब आते हैं 6वें पर, जीवों के अवशेषी अंगों के प्रमाण। 7वां है हमारा, 7वां है अब इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला जो आता है तुलनात्मक आकृति तथा शारीरिक से प्राप्त प्रमाण। अब चर्चा करते हैं तुलनात्मक आकृति तथा शारीरिकी से प्राप्त जो प्रमाण थे, इनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जंतु एवं पादप जिनकी संरचना में विभिन्नताएं होती हैं, परंतु कुछ संरचना में या जीव पौधों में ऐसा होता है जिसमें समानताएं भी पाई जाती हैं। समानता जो भी उनकी समानता होती है वो 2 प्रकार की होती है, जिसका 1750 में वैज्ञानिक वफन ने ये प्रस्तुत किया था। पहला आता है समजात अंग। समजात अंग बारे में कहते हैं वह अंग जिनकी भौगोलिक संरचना व उनका उद्भव समान होता है किंतु अलग अलग कार्य के लिए अनुकूलित होते हैं। जैसे सील के फ्लीपर, पक्षी के अग्रपाद, चमगादड़ के पंख, घोड़े की टांग तथा मनुष्य के हाथ की मौलिक संरचना तो एक जैसी होती है, लेकिन सारे सबके कार्य अलग अलग होते हैं। जैसे घोड़े की टांग जो होता है दौड़ने के लिए होता है, सील के फ्लीपर जो होता है वो तैरने के काम आता है, पक्षी के अग्रपाद जो भी हो ये सब उड़ने के काम आते हैं, चमगादड़ के पंख हुए ये सब उड़ने के लिए होते हैं, मनुष्य का हाथ कुछ कार्य करने के लिए होते हैं। इनके कार्य तो जिसके मौलिक संरचना एक जैसी है लेकिन कार्य सबके अलग अलग हैं, इस प्रकार इनको समजात अंग कहते हैं। अब दूसरा है संवृत्त अंग। अब दूसरा आता है संवृत्त अंग। ऐसे अंग जो देखने में तो समान होते हैं तथा समान कार्य करते हैं, परंतु इनकी संरचना व उद्भव समान नहीं होता है, यानी इनका कंस्ट्रक्शन जो है वो समान नहीं होता है, लेकिन कार्य जो एक ही। जैसे कीट के पंख, चमगादड़ के पंख इत्यादि, कार्य जो है एक ही है जो उड़ने के काम आता है, लेकिन उनकी जो संरचना है वो अलग अलग है, दोनों में डिफरेंस है। समजात अंग में मौलिक संरचना समान होती है, कार्य अलग होते हैं, जबकि समवृत्त में इसमें समान कार्य तो समान होता है लेकिन संरचना जो उनकी होती है वो समान नहीं होती। यही फर्क है। अक्सर पूछते हैं कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि समजात अंग और समृद्ध अंग में क्या अंतर है। जैव विकास का प्रमाण का ये पहला टॉपिक था। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर। अब चर्चा करते हैं कि दूसरा है संयोजक कड़ी के प्रमाण। दूसरा है संयोजक कड़ियों से प्राप्त प्रमाण। इसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे जीवों का वर्गीकरण करने पर कुछ जीव ऐसे मिलते हैं जिनके लक्षण एवं एक ही वर्ग के तथा शेष कुछ लक्षण दूसरे वर्ग के समान होते हैं। कुछ लक्षण
जो समान लगभग उनके सेम पाए जाते हैं। जो जीव जातियों के दो वर्गों के बीच की कड़ी मानी जाती है। इसका एक उदाहरण मान लें, पहले आप लोग जानते हैं वायरस या विषाणु। ये सजीव व निर्जीव दोनों के बीच की कड़ी मानी जाती है। इनमें सजीव व निर्जीव दोनों के लक्षण पाए जाते हैं विषाणु में। इसी प्रकार युगलीना है। युगलीना में जंतु तथा पौधे दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। ये पादप के व जंतुओं के मध्य की कड़ी माना गया है इसमें। इसी तरह एक पक्षी था आर्कियोटेरिक्स। ये विलुप्त पक्षी है। ये सरीसृप व पक्षियों दोनों वर्गों के अंतर्गत आते हैं। ये दूसरा था। अब तीसरा आता है पूर्वजता या प्रत्यावर्तन से प्राप्त प्रमाण। तीसरा आता है पूर्वजता या प्रत्यावर्तन से प्राप्त प्रमाण। अब चर्चा करते हैं। इसके अंतर्गत प्रायः कुछ ऐसे अंग या गुणों या लक्षणों से है जो किसी भी प्राणी या जीव में अचानक विकसित हो जाते हैं, जो बहुत पहले जीवों के पूर्वज में पाए जाते थे। जैसे मानव शिशु में कुछ पूंछ का अवशेष था, जो पूर्वजों का सीधा उदाहरण है। इसी प्रकार मानव शरीर पर लंबे घन बाल पाए जाते हैं। ये मानव या बंदरों के पूर्वजता के प्रमाण को जो है दर्शाता है। अब ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा था पूर्वजता। अब चौथा आते हैं। अब आते हैं चौथा भ्रूण विज्ञान से प्रमाण। भ्रूण विज्ञान को जैव विकास का सर्वोत्तम प्रमाण कहा जाता है। किसी भी जीव के युग्मन से वयस्क बनने तक के परिवर्तन को जीव का व्यक्तवृत्त या वैशिष्ट विकास कहते हैं। जब किसी भी जीव के सारे पूर्वजों का इतिहास को जातिवृत्त कहते हैं। जैसे यदि हम लिया जाए मेढक के भ्रूण विकास में मछली के समान टैडपोल लाखों की अवस्था में आती है। इस प्रकार मनुष्य का भ्रूण विकास मां के गर्भ में 9 माह पूर्ण होता है। और इनका भ्रूण विकास के बारे में एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो जैव विकास की पुष्टि होती है। यह देखा गया है कि एक संघ के वर्ग समस्त जंतुओं के प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में जो कुछ समानताएं अवश्य दर्शाती हैं, लेकिन जब जैसे जैसे वो अवस्थाएं बढ़ती जाती हैं तो बाद की अवस्था में समानताएं कम हो जाती हैं। कार्डेटा संघ के जंतुओं में जैसे मछली, मुर्गी, सूअर, मनुष्य के भ्रूणीय अवस्थाओं में निरीक्षण में इस तथ्य की पुष्टि होती है। शुरू में एक जैसा होता है, लेकिन बाद में इनमें विभिन्नताएं आ जाती हैं। ये कहलाता है भ्रूण विज्ञान से प्रमाण। अब पांचवा जो आता है वो आता है अब पांचवें में आते हैं, इसे जैव भौगोलिक वितरण से प्राप्त प्रमाण आता है। इसके अंतर्गत जैसा हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर समस्त प्रकार की जीव भौगोलिक वितरण में भी जैव विकास के प्रमाण मिलते हैं। वैलेश नामक वैज्ञानिक ने पृथ्वी की सतह पर 6 परिमंडलों में विभाजित किया। इसके अनुसार पृथ्वी की सतह जीवों के भौगोलिक वितरण से जैव विकास की पुष्टि मिलती है। जैसे जंतुओं में असतत वितरण से जैव विकास का प्रमाण मिलता है। जैसे हमारे इसमें इसके अंतर्गत आता है फुफ्फुस मछली या डार्विन की
फ्रिंजें इसके अंतर्गत आती हैं, जिसमें जैव भौगोलिक वितरण से इनके जैव विकास के प्रमाण को दर्शाता है या प्राप्त होता है। अब आते हैं हम छठवें पे, जीवों के अवशेषी अंगों के प्रमाण। छठवें को हम कहते हैं जो भी इनके अवशेषी अंग होते हैं, ये इसके बारे में यहाँ बताया जाएगा। तो यहाँ पे चर्चा करेंगे कि जीव जंतु या प्राणियों के शरीर में कुछ अंग पाए जाते हैं जिनका विशेष कार्य नहीं होता, फिर भी उनकी उत्पत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है। इस प्रकार के अंग हमारे अवशेषी अंग कहलाते हैं, जिनका कोई कार्य नहीं होता। ये एक्स्ट्रा या अनावश्यक शरीर में रहते हैं। जैसे पहले आता मनुष्य में पाया जाता है निमेषक पटल, और पहले मनुष्यों में जो है पुच्छ कसूरकाएं या पूंछ पाई जाती थी, जो अब विलुप्त हो गई। तीसरी है अकल दाढ़, ये जो है 17 वर्ष बाद मनुष्यों में निकलता है। चौथा है शरीर पे बाल, ये सब उनका कोई शरीर पे बाल टेम्परेचर के लिए होता है, कवर करने के लिए होता है। यदि हम शरीर पे कपड़ा डाल देते हैं तो इसका भी कोई यूज नहीं होता है। ये सब जो है ये अवशेषी अंग हैं जिनका कोई विशेष कार्य नहीं होता शरीर पर। इसी तरह हम आते हैं, अब सातवां हमारा आता है कि जीवाश्म विज्ञान से प्राप्त प्रमाण। अब हम चर्चा करेंगे जीवाश्म विज्ञान से प्राप्त प्रमाण। वह क्षेत्र जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है वो जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। आदिकाल या वर्तमान काल में लाखों करोड़ वर्ष पहले जीव जंतु पौधे जमीन या चट्टानों के बीच दबे हुए थे, उन्हें जीवाश्म कहते हैं। 1800 में क्यूविड नामक वैज्ञानिक ने जीवाश्म विज्ञान की स्थापना की थी। जीवाश्म विज्ञान का यदि हम अध्ययन करें तो इससे जैव विकास के पूर्व ज्ञान होता है। ये भी ये जैव विकास के प्रमाण का प्रमुख तत्व है। इस प्रकार हमने जैसे पहले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि जैव विकास के बारे में, फिर लैमार्कवाद, डार्विनवाद, उत्परिवर्तनवाद, फिर हमने यहाँ चर्चा किया जैव विकास के प्रमाण, कौन कौन से प्रमाण पाए जाते हैं। इसके बारे में हमने बताया कि पहला 6 या 7 प्रकार जो भी प्रमाण हमने बताया। अब हम अपने अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। और